नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने जा रहे हैं और इसी के साथ सियासत का नया अध्याय भी शुरू हो गया है। बीजेपी 12 साल के कार्यकाल को विकास, सुशासन, गरीब कल्याण, राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत की सफलता की कहानी बता रही है। देश भर में महाजन संपर्क अभियान चलाकर सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने की तैयारी है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस सवालों की पूरी फहरिस्त लेकर मैदान में है। यानी एक तरफ 12 साल की उपलब्धियों का दावा तो दूसरी तरफ 12 साल का हिसाब मांगता विपक्ष। ऐसे में सवाल यह है, क्या मोदी सरकार के 12 साल विकास और विश्वास के 12 साल हैं या फिर सिर्फ प्रचार और दावों की राजनीति? जनता के मन में ज्यादा असर किसका है? उपलब्धियों का नैरेटिव या जमीनी मुद्दों का सवाल? इन्हीं पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए आप। मोदी सरकार के 12 साल और उपलब्धियों को लेकर बीजेपी का बड़ा अभियान 5 जून से 21 जून तक देश भर में महाजन संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसके जरिए बीजेपी केंद्र सरकार की योजनाओं और फैसलों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश में जुटी हुई है। विकसित भारत संकल्प सम्मेलन, चौपाल, जन कल्याण शिविर, स्वच्छता अभियान और वृक्षारोपण कार्यक्रमों के जरिए पार्टी घर घर संपर्क साधेगी। बीजेपी का दावा है कि पिछले 12 सालों में गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, किसान हित, बुनियादी ढांचे, डिजिटल इंडिया और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुए हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास और आत्मनिर्भरता की नई पहचान बनाई है। 12 वर्षों में ऐतिहासिक काम हुआ है और उनके पहले शासन के कार्यकाल में हमको भी उनके साथ राज्य मंत्री के रूप में काम करने का सौभाग्य मिला है। तो उन्होंने पहले 5 साल गरीब कल्याण के काम इस देश में किए हैं। सबका उन्होंने पक्का का घर बनवाया है, सबके घर में शौचालय का निर्माण, सबके घर में नल द्वारा पानी, सबके घर में बिजली, सबके घर में बैंक का खाता। इस तरह से गरीब कल्याण के काम हुए हैं। लेकिन बीजेपी के इस अभियान पर कांग्रेस लगातार हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि 12 सालों के शासन में सरकार जनता के बुनियादी मुद्दों का समाधान नहीं कर पाई। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी तीखा पलटवार किया है। डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, इसलिए वह केवल भ्रम और अफवाह फैलाने का काम कर रही है। आज वो कमर्शियल सिलेंडर 3150 से 3200 हो गया, 1500 रुपए का। क्या फायदा हुआ? नीट का पेपर लगातार लीक हो रहा है, सीबीएसई का पेपर लगातार गड़बड़ी। तो देश के आम जनता को मिला क्या? सरकार पूरी तरह से फेलियर रहा है। भारत आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर खड़ी है। रक्षा का क्षेत्र हो, अनेक अन्य क्षेत्र हो, जब हम बड़े आयातक देश थे वो निर्यातक देश बनने की ओर आगे बढ़े हैं। देश में जिस प्रकार से नए नए स्टार्टअप बने हैं, आज देश की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। ये झूठ और अफवाह फैलाने का काम करते हैं। बहरहाल मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के साथ ही उपलब्धियों और चुनौतियों पर सियासी बहस भी तेज हो गई है। बीजेपी इसे विकास, सुशासन और जन कल्याण का स्वर्णिम दौर बता रही है, जबकि कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याओं और आर्थिक मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रही है। महाजन संपर्क अभियान के जरिए बीजेपी जनता के बीच अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जा रही है। वही विपक्ष भी सवालों की धार तेज कर रहा है। अब देखना होगा कि जनता के बीच ज्यादा असर किसका पड़ता है, सरकार के 12 साल का दावा या विपक्ष के 12 साल के सवाल। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो 12 साल की बेमिसाल उपलब्धियां एक तरफ है और दूसरी तरफ 12 साल में क्या कुछ समस्याएं, उसको लेकर सवाल विपक्ष के हैं। इन्हीं को लेकर चर्चा करेंगे और आप भी विस्तार से समझिएगा। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। संतोष दास बीजेपी प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। संदीप दुबे कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ में मौजूद हैं कौशल स्वर्णवेर, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विस्तार से बताएंगे कि
कार्यकाल में कितनी उपलब्धियां और कितनी समस्या रही। बहुत स्वागत कौशल जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और संतोष जी देखिए, इस वक्त 12 साल में उपलब्धियां जरूर रही हैं और यही कारण है कि आपके साल 12 हो गए, नहीं तो 5 साल के बाद भी जनता नतीजा दिखा सकती थी, 10 साल के बाद भी जनता नतीजा दिखा सकती थी, लेकिन 12 साल हो गए, मतलब अभी कार्यकाल आपका तीसरा चल रहा है। उपलब्धियां जरूर रही हैं, वोट बैंक जरूर गिरा था तीसरे कार्यकाल में, बड़ा नुकसान हुआ था, शायद आपने अपेक्षा ज्यादा रखी थी, वो कारण हो सकता है, लेकिन 12 साल में क्या कुछ देश को मिला है, वो एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि आखिर कांग्रेस को बोलते हैं कि 65 साल 60 साल में आपने राज किया और आप उन्हीं पर सवाल उठाते थे। 12 साल में आपके ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, वो अनकंट्रोलेबल है। क्या इन सब सवालों को लेकर भी चिंतन है? स्वराज एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को नमस्कार और हमारे साथी पैनलिस्टों को भी सभी को नमस्कार। देखिए, 12 साल विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के रहे। 7 जून 2026 को एनडीए सरकार के 12 साल पूर्ण हो रहे हैं और ये जो 12 साल है वास्तव में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मंत्र को लेकर के मोदी सरकार ने, एनडीए सरकार ने काम किया और जन कल्याण के, सेवा के, सुशासन के, गरीब कल्याण के जितने भी काम अपने हाथ में लिए उन सबको उन्होंने पूरा किया। देखिए, आप यदि अलग अलग योजनाओं की बात करेंगे तो मुझे लगता है सबसे बड़ी योजना 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने की योजनाओं का लाभ आज तक गरीब जनता को मिल रहा है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ आज 50 करोड़ से ऊपर जो आम जनता है उसको मिल रहा है। महिला सशक्तिकरण का काम आम मोदी सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री आवास, प्रत्येक घर बिजली पहुंचना, स्वच्छ पानी, और अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था आज भारत है और तीसरी बनने की दिशा में अग्रसर है। और विदेश नीति की बात करें तो विदेश नीति में आज सबसे शानदार विदेश नीति रही है जिसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को 50 से ज्यादा देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। ये किसी भी प्रधानमंत्री के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। तो मुझे लगता है कि ये 12 साल केवल एक कोई गिनती की 12 साल नहीं है, ये वास्तव में आम जनता का जीवन स्तर ऊपर उठा है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था ऊपर उठी है, हमारे देश के लोगों का जो जीवन मूल्य है वो ऊपर आया है। मुझे लगता है इसको दृष्टि देखना चाहिए और ये इस उपलब्धियों को आज सरकार जनता के बीच में लेकर के जा रही है, जिसमें हमारे माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, भाजपा के पदाधिकारीगण सभी आम जनता के साथ मिलकर के सेवा और सुशासन के इस पर्व को मनाने का काम कर रहे हैं, जिसमें 8 जून से ये 5 जून से चालू है, 5 जून पर्यावरण दिवस से लेकर के 21 जून योग दिवस तक ये कंटिन्यू सेवा के अभियान चलने वाले हैं, जिसमें मीडिया से संवाद का कार्यक्रम निर्धारित है, जिसमें पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रम निर्धारित है, जिसमें जवाब ले लेता हूं कांग्रेस पार्टी से क्या कुछ उनका आकलन है 12 साल को लेकर, वो समझना भी बहुत जरूरी। देश का मुख्य विपक्ष है कांग्रेस। और संदीप जी देखिए, 12 साल को लेकर उपलब्धियां गिनाई जा रही थी, बहुत सारी उपलब्धियां जो योजनाएं चलाई गई आम जन को लेकर, वह योजनाएं हर सरकार चलाती है, उनका मुख्य एजेंडा ही रहता है कि सड़कों को लेकर हो, सुरक्षा को लेकर हो, घरों को लेकर, गरीब को लेकर, अन्न को लेकर, ये एजेंडा रहता है हर सरकार का। क्या बीजेपी ने उसे ज्यादा अच्छे से पेश किया है जो इस वक्त वो गिना पा रहे हैं, या वो अच्छे से पहुंच पाई है? क्या कांग्रेस मानती है 12 साल की उपलब्धियों को लेकर, और क्या सवाल है कांग्रेस के सत्ताधारी दल से? अपने अच्छे शब्दों में जिन बातों को उन्होंने कहा, वो दिल से जानते हैं कि जो भी केंद्र सरकार का योजना है वो इम्प्लीमेंट धरातल तक नहीं हो पाया है। ठीक है, इनके पार्टी का अपना निर्णय है कि हम जनता के पास जाएं, जनता के पास जाना भी चाहिए और पता लगाए कि वो योजना कितना जमीन स्तर पर काम हुआ है कि नहीं हुआ। आप सबसे पहले छत्तीसगढ़ में हम देखेंगे तो रोजगार का जो अवसर पैदा होना था, जो लोग सरकारी आंकड़ों में जो रिटायर हो रहे हैं, वो जो पदे रिक्त है उन पदों पे भर्ती नहीं हो रही है, लगातार रोक रहे हैं। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में स्कूल बंद हो गए हैं, जो कि बेसिक हमारे नीड है हेल्थ में, स्कूल में, आत्मानंद स्कूल बंद हो रहे हैं। महंगाई इतना चरम स्तर पे है, आर्थिक स्थिति पूरे देश की खराब है, छत्तीसगढ़ की सबसे ज्यादा खराब है। छत्तीसगढ़ में जितने भी अभी प्रोजेक्ट ला रहे हैं, सिर्फ एक उद्योगपति अडानी को जो फायदा पहुंचाने के लिए ला रहे हैं,
इस प्रकार से आप देखेंगे तो इनका बहुत बड़ा, ये एक भी कानून ऐसा बता दे जो देश के जनतन तक लोगों को पहुंचाओ। कांग्रेस ने आज राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, राइट टू एजुकेशन दिया, राइट टू फूड दिया, लैंड एक्विजिशन एक्ट दिया। ये आज जिस बात कर रहे हैं कि 80 लाख लोगों को हम मुफ्त भोजन दे रहे, ये भोजन पहले से चला आ रहा था, उसको इन्होंने एक्सटेंड किया है। जो एक पीरियड सीमा होती है इतने साल तक हमको देना था, उसको मोदी ने किया। इनका जो मीडिया में जो प्रचार का तरीका है, लोगों को जो भ्रामक जानकारी उपलब्ध कराने का जो तरीका है, ये इसके कारण ये लोगों को भ्रम फैलाते हैं। जनता के बीच जाके देखे समझ में आ जाएगा। छत्तीसगढ़ में पानी की किल्लत है, बोलते हैं घर घर नल पहुंचा दिए। देश के अंदर प्रधानमंत्री आवास के नाम का हम जिक्र कर रहे हैं संदीप जी, तो उसमें वो बड़े बड़े मुद्दे भी गिनाते हैं, बोलते हमने 3 तलाक को बता दें, ऐसा कोई आप महिला आरक्षण बिल लेकर आई है, बड़े मुद्दे मैं आपको बता रहा हूँ जो गिनाती है बीजेपी। 3 तलाक हमने खत्म किया, नोटबंदी, जीएसटी, ये 12 साल की उपलब्धियां जो गिनाई जाती है केंद्र सरकार के द्वारा, उसी पर हमारा फोकस है। क्या यही उपलब्धियां कुछ और वादों की अपेक्षा की गई थी केंद्र सरकार की तरफ से? देखिए, जीएसटी की आप बात कर रहे हैं। जीएसटी लागू होने के बाद जिस तरह से व्यापारी त्रस्त है और व्यापारी त्रस्त होता है तो उसका आम जनता पे फर्क पड़ता है। हम आम उपभोक्ता है, हम जो खरीदी करेंगे उसमें हर चीज में जीएसटी, डबल जीएसटी। उसके बाद अन्य भी जो आप बोल रहे हैं कि इन्होंने 10% जो है रिजर्वेशन लागू कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके, लेकिन आप नौकरी सरकारी देंगे नहीं तो उसका फायदा कैसे मिलेगा? आप सरकारी नौकरी देना नहीं चाहते, आप सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन में छत्तीसगढ़ में देखिए कितना अफसरों पे दबाव। आप प्रॉपर्टी टैक्स वसूलो, जल टैक्स वसूलो, जीएसटी वसूलो, सारे टैक्स वसूलने में इनका पूरा फोकस है। सब लोग परेशान है, त्रस्त है। इसके बारे में ज्यादा मैं और भी बड़ी बात बोल सकता हूँ। आप मोदी जी का ही बयान देखेंगे कैसे कैसे वो बदलते रहते हैं। 15-15 दिन में उनका बयान खुद भी उनके पुराने बयान से मैच नहीं खाता है। इनकी आर्थिक जो एक वो होना चाहिए, पूरे देश में आर्थिक योजना क्या होना चाहिए, प्लानिंग क्या होना चाहिए, उसकी हालत खराब है। ठीक है, बिल्कुल लौटता हूं आपके पास, लेकिन फिलहाल तो सत्ता उन्हीं को दी गई आमजन की तरफ से, देश के अंदर तीसरी बार दी गई और वो 12 साल कंप्लीट कर रहे हैं। कौशल जी, ये 12 साल के कार्यकाल में जो उपलब्धियां गिनाई जाती है भाजपा की तरफ से, क्या वो संतोषजनक है? एक चीज और हमें जो याद आती है कि 2014 हो, 2019 और 2024 रिकॉर्ड जरूर गिरा है। यह अपेक्षा बीजेपी ने ज्यादा रखी थी कि वो 400 पार कर सकते हैं। ये अपेक्षा इसलिए रखी क्योंकि 10 साल को उनके कार्यकाल से शायद उन्हें सहमति थी कि हमने अच्छा किया है, लेकिन फिर वो हो नहीं पाया। 400 क्या 300 पार नहीं हो पाया। लेकिन अभी ये परीक्षा की घड़ी बीजेपी के लिए, लेकिन वो 12 साल में जो उपलब्धियां रही हैं, क्या जनता समझ पा रही है? कौन सी वो ऐसे मुद्दे रहे जो वाकई ऐतिहासिक थे, जो कांग्रेस नहीं कर सकती थी, उसके लिए बीजेपी की जरूरत थी? संयम जी, देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को 12 साल होने जा रहे हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो देश के भीतर कही जाती है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, चाहे डिजिटलाइजेशन की बात हो, चाहे देश के भीतर देश के बाहर जो केंद्र जो ताकत की बात हो। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसमें वो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत बेहतर काम किया है। लेकिन जहां तक आपने जनहित से जुड़े मुद्दे, जनता की बात उठाई, तो जनता को बहुत ज्यादा चीजों की आवश्यकता नहीं होती। वो महंगाई और बेरोजगारी और बहुत सारी ऐसी चीजें जो जनता जिससे पीड़ित और प्रताड़ित होती है, तो वो सरकार से यही अपेक्षा रखती है कि जो भी सरकार केंद्र में बैठे चाहे राज्य में बैठे, उनकी एक प्रमुख जवाबदारी ये होनी चाहिए कि जो जनता से जुड़े जो मुद्दे हो, चाहे एजुकेशन हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्ट उनके बेनिफिट की जो स्कीम है उसका लाभ उनको मिलना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे आप देखते हैं अभी करप्शन की बात आती है, चाहे आप देखेंगे जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ी है, जिस तरह से आप देखेंगे बेरोजगारी बढ़ी है, तो ये सवाल उठाना लाजमी है विपक्ष की ओर से। लेकिन दूसरी ओर हम देखेंगे जिस तरह से भारत की मजबूती विश्व में बढ़ी है, उसको भी नकारा नहीं जा सकता। निश्चित तौर पर ये चीजें हुई है और ये काबिले तारीफ है। लेकिन जो आपने जब जनता की बात करते हैं या देश से जुड़े लोगों की बात करते हैं, तो उनको ये लगता है कि यदि हम देश के बाहर मजबूत हो रहे हैं तो देश के भीतर जो आंतरिक जो चीजें हैं उस पर भी मजबूत होना चाहिए। क्योंकि अभी आप देखेंगे पिछले कुछ सालों से जो आंतरिक जो सतह है वो काफी बढ़ रही है। तो इन सब चीजों पर भी हमको फोकस होकर काम करना पड़ेगा कि देश के भीतर जो शांति व्यवस्था है वो बनी रहनी चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे छोटी छोटी चीजों में बहुत सारी जगहों पे गैंगवार जैसी स्थिति पनप रही है। तो सरकारों को इन सब सोचना, जो कानून व्यवस्था की जो चीज बहुत सारी जगहों पे निर्मित होती है। कौशल जी, महंगाई का आकलन करेंगे 14 के हिसाब से महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल डीजल और इसके साथ ही गैस, जिसका पाला डायरेक्ट आम आदमी का पड़ता है, तो वो रेट तो बढ़े, डबल से ज्यादा हो गए 14 के मुकाबले।
तो फिर ये कैसा आश्वासन, कैसा विश्वास है? क्योंकि आम जनता की, आपने बोला कि आम जनता का डायरेक्ट जो लेन देन होता है वो इन्हीं चीजों में होता है, हर चीजों में महंगाई बढ़ी हुई है, तो फिर कैसे विश्वास है जो बना हुआ है आज भी सरकार के ऊपर? निश्चित तौर पर आपने सीएम जी एक बात और कही थी कि जो भाजपा का जो भरोसा है जनता का वो लगातार कम हुआ है। जो 2014 में जो परिणाम थे, हाँ, 2019 में कम हुए, 2024 में कम हुए, तो कहीं कहीं जनता को जो डायरेक्ट, जो मैंने कहा ना कि जनता जो है वो समझती और जानती है कि यदि उनके जेब से पैसा निकल रहा है तो और उनका आय का साधन नहीं बढ़ रहा है, उनका जो सैलरी है वो नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि आप देखेंगे सरकारी नौकरी बहुत कम लोगों के पास है, नौकरी शब्द तो अब खत्म ही होते जा रहा है, रोजगार शब्द से जोड़ा जा रहा है, स्वरोजगार शब्द से जोड़ा जा रहा है। मतलब जो युवा है उसको आप प्रेरित कर रहे हैं कि आप स्वरोजगार अपनाएं और स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से अपना बिजनेस स्टार्ट करें, नौकरी करने वाला नहीं नौकरी देने वाला बने। तो ये जो चीजें बदली है बहुत तेजी से, तो मुझे आप बताइए कि यदि हर गली में दुकान खुल जाएंगे तो ग्राहक कौन होगा? हर जगह पे आप चीजें हो जाएंगी तो ये सब चीज सोचने वाली बात है। मुझे ऐसा लगता है कि स्किल डेवलपमेंट आप करिए, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन होगी ना। हर कोई तो दुकान खोल के नहीं बैठ सकता, हर कोई यदि बेरोजगार है उसको रोजगार कैसे मिलेगा, उसका आय का साधन कैसे बढ़ेगा? तो निश्चित तौर पर महंगाई से तो जनता प्रताड़ित होगी। तो सरकार को इस दिशा में भी सोचना चाहिए। यदि आप देश के बाहर आप अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं तो देश के भीतर के जो लोग हैं, जो आम जनता है, क्योंकि गरीबी रेखा के नीचे आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोजमर्रा के जीवन में लगातार जूझते रहते हैं, रोज खाते हैं, कमाते हैं और रोज खाते हैं, तो उनके लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। निश्चित तौर पर सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं भी, लेकिन वो योजनाएं उन तक नहीं पहुंच पाती, इस पर भी सोचना होगा सरकार। चलिए, और योजनाएं हैं उसका लाभ जनता को कितना मिल रहा है वो भी सबसे महत्वपूर्ण है, और क्या वो उपलब्धि हो सकती है, सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है। संतोष जी, आपने जिक्र किया था 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन का। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2029 तक हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देंगे, और ये सवाल बहुत जरूरी है, क्या 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है? ये सरकार की उपलब्धि है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से और आम जन की तरफ से कई बार आरोप लगते हैं कि आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं और आप ही आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। तो राशन देना कम करेंगे, आत्मनिर्भर आपने कितने बनाए कि लोग अपने हाथ से अपना कमा सकें, खा सकें? 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन क्या उपलब्धि मानती है सरकार? क्योंकि आरोप ये लगते हैं कि आप मुफ्त में दे रहे हैं, मतलब अभी भी आत्मनिर्भर नहीं हुआ है देश। देखिए, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज की योजना जब लागू हुई तो उस समय कोरोना काल से यह देश निकला था, और कोरोना काल के समय ही ये इसकी शुरुआत हुई। हाँ। और जब ऐसा लगा कि ये वास्तव में इसको और आगे बढ़ाया जाना चाहिए, तो मोदी सरकार ने अपने दूसरे तीसरे कार्यकाल में भी इसको नहीं, लेकिन वो सवाल उठता है कि आप गरीबी से कितना ऊपर उठ पाए हैं। वो सवाल यहाँ पर ये उठता है विपक्ष की तरफ से खास तौर पर कि आप गरीबी से कितना उठा पाए। राशन देना कम करेंगे, मुफ्त में लगेगा कि हाँ आत्मनिर्भर हो रहा है, व्यक्ति खुद कमा के खा पा रहा है, ये इसके लिए सवाल उठता है। ये पॉजिटिव भी, इसे नकार भी नहीं सकते वाकई। देखिए, 12 साल में जो आंकड़े कहते हैं, वास्तव में जो आम जनता है उनका जीवन स्तर ऊपर उठा है, और गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। जो एक तो में निम्न स्तर की जो गरीबी थी उससे मुक्ति मिली है। और आने वाले समय में जैसे 2029 तक ये योजना लागू रहेगी, और यदि 2029 तक ये योजना लागू रहेगी, उसके पश्चात फिर से गरीबी रेखा का सर्वे होगा, और सर्वे के बाद ही ये निश्चित रूप से ये निर्णय लिया जा सकता है कि भाई आने वाले समय में और कितने लोगों को आवश्यक है या आवश्यक नहीं है। तो ये विषय तो देखिए सर्वे के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन ये सत्य है कि गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनका जीवन स्तर बेहतर हुआ है, और इस कार्यकाल तक उनको निश्चित रूप से जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज की योजना लागू है वो आगे भी कंटिन्यू रहेगी। और यही नहीं, देखिए प्रदेश सरकार भी इस दिशा में कंटिन्यू 2 रुपए किलो चावल से लेकर के शक्कर और बाकी चीजें भी उपलब्ध कराती है, दाल भी उपलब्ध कराती है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि यदि केंद्र सरकार दे रही है तो इसमें ये विषय आना चाहिए कि उनको दिया जाए कि नहीं दिया जाए। मुझे लगता है कि ये सवाल इसलिए उठाया जाता है कि गरीबी से कितना ऊपर उठा है देश, ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। और भी ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं। क्या लगता है कि बीजेपी ने जो वादे किए थे 12 सालों के अंदर वो सारे पूरे हो चुके हैं? बड़े बड़े वादे थे, उनके ऊपर काम जरूर किया गया है, बहुत क्रांतिकारी आपने बदलाव भी किए, 370 हटाया देश के अंदर जो जम्मू कश्मीर से, ऐसी बहुत सारी चीजें जिनको लेकर इस वक्त प्रचार किया जाता है। क्या और भी ऐसे कोई लक्ष्य जिनको हासिल करना बीजेपी बहुत जरूरी समझती आने वाले वक्त को लेकर? जी बिल्कुल, अभी बहुत सारे लक्ष्य बाकी हैं। जैसे देखिए, धारा 370 का खत्म होना, जीएसटी का लागू होना, राम मंदिर का बनना, ऑपरेशन सिंदूर में हमारी जो विजय हुई, डिजिटल क्रांति, और
कोरोना से मुकाबला, वैक्सीन का बनना, बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां हैं जिनको हम इन 12 वर्षों में हमने जो हासिल किया है। और आने वाले समय में देखिए एक यूसीसी जो मुद्दा है, कॉमन सिविल कोड, ये भी राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू होना है। अभी अलग अलग सरकारों ने, उत्तराखंड ने लागू किया, छत्तीसगढ़ ने लागू किया, और आने वाले समय अलग अलग जो प्रदेश की सरकारें हैं वो लागू कर रही हैं। मैं समय का मैं संदीप जी से जवाब लेता हूं। संदीप जी सहमत है सारी बातों से? यदि इस तरीके से जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई वही बीजेपी ने किए हैं, जो उन्होंने वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो में वो सारे हासिल कर लिए हैं, जो वादे नेताओं ने किए थे प्रचार के दौरान 14 से पहले और 19 से पहले, वो सारे हासिल हो रहे हैं, पूरे कर रहे हैं, इसलिए उनको चुना जा रहा है। आप मेरे सवाल कर रहे हैं? हाँ देखिए, चुनाव, भारत के जो चुनाव की परिस्थिति में कभी आप चर्चा कर लेंगे। चुनाव भारत का जो है बहुत अलग तरह का चुनाव है, और बीजेपी ने उसको बहुत नए तरीके से चुनाव जीतने का अंदाज बनाया है, SIR की गड़बड़ी करके या अन्य प्रकार से। लेकिन आप ही बताइए, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमारे देश में और अलग लेवल का होना चाहिए, हाई लेवल का होना चाहिए, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे हेल्थ के क्षेत्र में हो, आज पानी के लिए छत्तीसगढ़ तरस रहा है। आप गांव में जाके देख, हालत क्या है पानी की? पानी टैंकर नहीं मिल रहे, पानी पीने को लोग तरस रहे हैं। स्कूल आप बंद कर रहे हैं, आत्मानंद स्कूल बंद कर रहे हैं, कॉलेज तक बंद कर रहे हैं, कॉलेज काम कर रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं? बड़े बड़े स्टेडियम चलाना चाह रहे हैं। आप बीजेपी को तो चुना गया है, आप ये सारी बातें समझाने में शायद मेरे ख्याल से समर्थ नहीं हो पाते हैं जनता को। बीजेपी को चुना प्रदेश के अंदर भी मुद्दे आप गिना रहे हैं। जनता, इनका जो हनीमून टाइम था 2 साल था, वो खत्म हो गया है। अब एक एक दिन इनके लिए भारी पड़ने वाला है, और विपक्ष पूरी कड़ाई से आगे मुकाबला करने को तैयार है। अभी आप चुनाव हुआ या लोकल चुनाव हो, उसी में आप समीकरण देख लीजिए कि शहरी और ग्रामीण स्थिति में क्या इनकी स्थिति है। ठीक, सत्ता में रहने वाले अभी चुनाव है, उसको नकार नहीं सकते, जो उपचुनाव के नतीजा है। कौशल जी, लेकिन देश के अंदर का जो मुद्दा ज्वलंत है, आज भी कुछ चीजें याद आ जाती, कुछ वादे याद आ जाते हैं मुझे। जैसे जिक्र किया जाता है कि आतंकवाद को लेकर और विदेश नीति को लेकर मोदी सरकार को बहुत पसंद किया जाता था। 2014 से पहले का प्रधानमंत्री का इंटरव्यू हुआ करता था, दाऊद इब्राहिम को लाने की बात की जाती थी। कहते थे खुद प्रधानमंत्री मोदी उससे पहले कि ओबामा ने ओसामा को बता के मारा था क्या, तो फिर हम कैसे बताएं। लेकिन 12 साल हो गए, दाऊद इब्राहिम नहीं आया आज तक। ऐसे बड़े बड़े आरोपी जो इसने देश को दंश पहुंचाया वो अभी भी बाहर हैं। तो ये कैसे समझे हम? आतंकवाद और विदेश नीति को लेकर तो बहुत वाहवाही होती है। संयम जी, देखिए, आतंकवाद की बात तो अलग है। जिन लोग यहाँ से फर्जी बैंक घोटाले करके भागे हुए, मुझे लगता है पहले उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो कई बड़े बड़े नाम है, चाहे ललित मोदी हो, चाहे विजय माल्या हो, चाहे बहुत ऐसे सारे नाम हैं जिनको लगता है, मुझे लगता है कि यदि वो उनको पकड़ कर लाया जाता तो बहुत बेहतर स्थिति रहती, क्योंकि वो तो कोई आतंकवादी नहीं है। वो तो उनका तो वीडियो वायरल होते रहता है, कहीं कहीं पे वो किसी पब में बैठे रहते, किसी बार में बैठे रहते हैं। तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाना चाहिए भाई? जब आप इतने मजबूत हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के महादेव घोटाले का आरोपी दुबई में बैठ के बड़ी बड़ी शादियां करता है, उसको क्यों गिरफ्तार नहीं किया जाता? तो ऐसी चीजों पर ही फोकस होकर काम करना चाहिए। और आने वाले समय में मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती और भी बड़ी होगी, क्योंकि लगातार जब अब 3 कार्यकाल हो जाते हैं तो जनता का भरोसा जीतना बड़ी चुनौती होती है। और जो योजनाएं होती है, जिसे अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचाने की जद्दोजहद में बहुत सारे आप देखेंगे, बहुत सारी स्कीम है जो छूट जाती है। लोगों का भरोसा जीतना, उसके अलावा युवाओं का भरोसा जीतना, जिस तरह से परीक्षाओं में गड़बड़ी हो रही, जिस तरह से CBSE की परीक्षाओं में गड़बड़ी, नीट तो छोड़ दीजिए, आप जो सामान्य परीक्षाएं होती है उसमें भी जिस तरह से गड़बड़ियां हो रही है, युवाओं का भरोसा, बच्चों का भरोसा, छात्रों का भरोसा जीतना सबसे बड़ी चुनौती है। और मुझे लगता है कि इस तरह की चीजों पर देश के भीतर की जो कमियां हैं उनको दूर करना सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए है। और इस पर उस दिशा में रणनीति बना के काम करना होगा, ताकि हम जो जितने भी वर्ग के जो लोग हैं, जो देश के भीतर चाहते हैं कि युवा हो, महिला हो, बेरोजगार हो, बच्चे हों, जो छात्र हैं, सभी का भरोसा सरकार पे बने। और वो यदि परीक्षा दे रहे हैं, यदि मेहनत कर रहे हैं, उसका फल उनको मिले, ना कि पेपर लीक हो, ना कि गड़बड़ी हो, ना कि उनको बेरोजगारी का दंड मिले। लक्ष्य जरूर हासिल किए जो मैनिफेस्टो में थे बीजेपी ने 12 साल में, लेकिन मुद्दे अभी भी ज्वलंत है और अव्यवस्थाएं बहुत सारी हैं। उनका बहुत बखान भी करें तो कम पड़ जाएगा। अव्यवस्था बहुत सारी, उसमें सुधार बहुत जरूरी है इस कार्यकाल में, और ये अपेक्षा आम जन रख रहा है सत्ताधारी दल से। वक्त इतना ही था, शुक्रिया अदा करूंगा संतोष जी आपका, संदीप जी आपका ही बहुत धन्यवाद, और कौशल जी आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 12 साल का जो कार्यकाल रहा है
अब तक मोदी सरकार का उसको लेकर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उपलब्धि बहुत सारी, लक्ष्य लेकर कुछ मुद्दे चले थे वो जरूर हासिल हो गए, लेकिन अव्यवस्था भी बहुत सारी है। 12 सालों को लेकर सियासी बहस लगातार तेज होती जा रही है। बीजेपी जहां से विकास, सुशासन और जन कल्याण का स्वर्णिम दौर बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की परेशानियों के सवालों से घेर रहा है। देखना होगा आने वाले दिनों में ये सियासी बहस जनता के मन में किस तरह की छाप छोड़ती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।